क्या आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान आज आज़ादी के 76 साल बाद तरक्की के सफ़र में कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें अपना 76वां यौम आज़ादी नए अंदाज में कौमी तराना गा कर नहीं, बल्कि हमें इस बात का वादा करके मनाना है कि इस मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने में दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे। जबकि भारतीयों का कहना है कि तरक्की और खुशहाली में हमारा मुकाबला अब पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन के साथ है। हिंदुस्तान की तकसीम को तकरीबन 76 साल गुजर चुके हैं और अगस्त के महीने में ये दोनों मुल्क अपना 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 75 सालों के दौरान इन दोनों मुल्कों ने कितनी तरक्की की और दुनिया में क्या मकाम हासिल किया। आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां और आबादी के हिसाब से 33वां बड़ा मुल्क माना जाता रहा है, जबकि भारत रकबे के हवाले से दुनिया का 7वां और आबादी के हवाले से दूसरा बड़ा मुल्क समझा जाता है। भारत ने पिछले साल अपने 75वें यौम आज़ादी के मौका पर भारत में बनी पहली इलेक्ट्रिक कार भारतीयों और दुनिया के सामने पेश की थी, जबकि पाकिस्तान में पिछले साल यौम आज़ादी पर जो खबर सबसे ज्यादा चली थी वो मौलाना फजलुर रहमान की थी कि जिसने सियासी इख्तलाफात की बिना पर यौम आज़ादी मनाने से इनकार कर दिया था। यानी पिछले 75 साल के दौरान अगर हमने कोई तरक्की की तो वो सियासी इंतकाम और हुक्मरानी की गद्दी हासिल करने के लिए अपने दुश्मन को नीचे गिराने के फार्मूले सीखने पर मुहित थी। पिछले यौम आज़ादी पर भारत ने जो इलेक्ट्रिक कार दुनिया के सामने पेश की थी उसके बारे में बताया गया था कि इस कार के आम होने के नतीजे में भारतीय हुकूमतों को फ्यूल की 30 से 40% तक बचत होगी, जबकि पाकिस्तान इन्हीं 75 साल के गुजर जाने के बावजूद मुल्क में एक भी मुकम्मल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगा पाया। पिछले साल भारत में 75 यौम आज़ादी के मौका पर वहां की एक रियासत मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया, जिसकी मदद से भारत को इब्तदाई तौर पर 600 मेगावाट बिजली पैदा करने में कामयाबी मिली, जबकि हम आज भी 10 से 20 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। 76 साल बाद आज भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में 2000 से ज्यादा कार चार्जिंग पॉइंट मौजूद हैं, जहां नॉर्मल कार चार्जिंग रेट 3 रुपए फी यूनिट और फास्ट चार्जिंग 7 रुपए फी यूनिट है, जबकि हमारे मुल्क में अब तक इलेक्ट्रिक कार के बारे में शायद सोचा तक नहीं गया है। इंडिया का इरादा है कि वो 2030 तक पूरे मुल्क की सड़कों पर 80% इलेक्ट्रिक कारें और इलेक्ट्रिक बाइक्स इस्तेमाल करेगा, जबकि हम आज भी बाइक की टैंकियां हला हला कर अंदाजे लगाते नजर आते हैं कि हमारा पेट्रोल हमारे बाइक को मजीद कितने किलोमीटर का सफर तय करने में मदद देगा। आज भारतीय साइंसदानों ने कामयाबियों और नाकामियों के मुश्किल तरीन मराहिल तय करके अपनी चांद पर कमन डालने की कोशिश कामयाब कर ली है, जबकि पाकिस्तान के साइंसदानों ने सिवाय मजहबी और सियासी बहसों मुबाहिसे के कोई और कारनामा नहीं दिखाया। हमारे साइंसदान आज तक ईद, मुहर्रम, रबीउल अव्वल और रमजान का चांद देखने के लड़ाई झगड़ों में मसरूफ हैं। भारत ने 75 सालों में न सिर्फ अपनी कौम के लिए इब्तदाई तालीम के मामलात सुधार लिए हैं, बल्कि अपने मुल्क में दुनिया के आला तरीन तालीमी इदारे भी कायम कर लिए हैं। आज भारत में तकरीबन 900 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और पाकिस्तान में कुल मिलाकर आज भी सिर्फ 200 बन पाई हैं, जिनमें ज्यादातर प्राइवेट हैं। मजीद अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज तालीम देने में शोहरत हासिल करने के बजाय लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल करने में नाम कमा रही हैं। अगर आपको इस बात से इख्तलाफ हो तो आप हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत गोमल यूनिवर्सिटी के स्कैंडल को गूगल पर तलाश करके हकाइक तक पहुंच सकते हैं। आज भारत अपने जीडीपी का तकरीबन 3.5% हिस्सा तालीम पर खर्च कर रहा है, जिसके बाइस वहां शरह खवानदगी तकरीबन 80% तक पहुंच चुकी है, जबकि मुमलिकत अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जीडीपी का सिर्फ 1.5% हिस्सा ही तालीम पर खर्च किया जाता है, और इसमें भी ज्यादातर बजट उस्ताज़ा की पेंशन, तनख्वाहों और बिल्डिंग्स की खूबसूरती पर खर्च हो जाता है। पिछले 75 साल के दौरान इंडिया ने तालीमी शोबे में बेइंतहा तरक्की की है और आज दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से कम 41 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो भारत में कायम हैं, जबकि हमारे प्यारे पाकिस्तान की सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज में अपना मकाम बना पाई। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्क भारत से मुकाबला करना है तो तालीम, मैन्युफैक्चरिंग और खलाई तजर्बात में करें, ना कि वाघा बॉर्डर पर टांगे उठाने, नारे लगाने और खुद साख्ता ज़ोम और गरूर में वक्त गुजार कर करें। पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज़ादी के 75 सालों बाद आज पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को हर मैदान में वाज़े बरतरी हासिल है। आपके ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में कोई एक वजह जरूर लिखिएगा। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इंडिया के पास 1947 में भी बहुत से वसाइल मौजूद थे जो पाकिस्तान के पास नहीं थे, लेकिन इस बात को पाकिस्तान के पीछे
پیچھے رہ जाने का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। आप उस जमाने के तबाह हाल जापान को देख लें कि जिसके तमाम शहर राख में तब्दील हो चुके थे और आज वही जापान आसमान की बुलंदियों को छूता नजर आता है। जबकि नाकामी, महंगाई, बदअमनी, मसाइल और पस्ती में धंसता पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। बहुत से माहिरीन के मुताबिक अगरचा भारत की तरक्की भी कोई बहुत ज्यादा मुतासिर कुन नहीं है और वहाँ आज भी बेपनाह गुर्बत मौजूद है, मगर उनकी मजमूई तरक्की का राज जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा, सियासी निज़ाम का तसलसल और गैर फौजी अवामी हुकूमत का होना है। मगर ये भी एक हकीकत है कि खाली सियासी जमहूरियत से कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ करता और ना ही किसी मुल्क के इदारे मजबूत होते हैं। इसकी मिसाल भारत की रियासत बिहार की सूरत हमारे सामने मौजूद है कि जहां अगरचा मुस्तकिल सियासी जमहूरी निज़ाम राइज रहा, मगर वहां कोई भी इदारा मजबूत नहीं हो पाया और करप्शन वगैरह पाकिस्तान से किसी तरह कम नहीं रही है। इंडिया की तरक्की की सबसे बड़ी वजह उनका तालीमी निज़ाम है, जो कि यूरोप और अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा है। सख्त कंपटीशन की वजह से भारत के IT में वो स्टूडेंट जाते हैं कि जिनका मुकाबला अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज भी मुश्किल से करती हैं। इस तालीमी निज़ाम की वजह से इंडिया में हर साल 2.5 से 3 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं, जिनमें से बहुत सारे बाहर निकल जाते हैं। इसी तालीमी निज़ाम की वजह से उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बूम के दौर में भरपूर फायदा उठाया। आज भी आप इंडियन इकोनॉमी देखें तो उनकी एक्सपोर्ट में शायद सॉफ्टवेयर पहले नंबर पर हो, जबकि इंडिया के मुकाबले में हमारा तालीमी निज़ाम शर्मिंदगी की हद तक नाकारा है। शायद हर साल हम 2000 इंजीनियर ही तैयार करते हों। अलबत्ता IT में अब पाकिस्तान ने भी तरक्की करना शुरू कर दी है, लेकिन बहरहाल हमारी यूनिवर्सिटीज इंडियन IT के मयार की नहीं है। ये बात भी दुरुस्त है कि मौजूदा दौर में भारत को पाकिस्तान पर मुआशी और सियासी बरतरी हासिल है, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये सूरत हाल हमेशा से नहीं थी। आज़ादी के बाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार इंडिया से कहीं आगे थी। कोरिया का पाकिस्तान का पहला 5 साला तरक्याती मंसूबा मुस्तार लेने और उस पर अमल करने का किस्सा भी अफसानवी शोहरत रखता है। पाकिस्तान के तालीमी इदारे आलमी मयार का मुकाबला करते थे। दूसरी जानिब भारत में अगरचा सियासी अमल जारी रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के सोशलिस्ट नजरिए से मुतासिर होने और इस पर कई अशरे तक अमल करने के बाइस भारत की मुईशत मुकम्मल तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी थी। भारत की मुआशी तरक्की और पाकिस्तान की पिस्ती का आगाज एक साथ हुआ। जवाहरलाल नेहरू का सोशलिस्ट नजरिया एक तरफ, लेकिन उन्होंने जिन यूनिवर्सिटियों की बुनियाद रखी वो आज आलमी मयार की तालीम दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान में सब स्टैंडर्ड कोर्सेज ऑफर करवाने वाले प्राइवेट इदारों को थोक के हिसाब से यूनिवर्सिटीज के चार्टर दिए जा रहे हैं। भारत की मौजूदा तरक्की से ज्यादा मरऊब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां अगर एक जानिब माशरे का एक तबका खुशहाल हो रहा है तो दूसरी जानिब वो ज़रई फार्म भी मौजूद हैं कि जहां हजारों किसान मफलूकल हाली और मुफलिसी से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं। इन ज़रई फार्म्स का नाम ही सुसाइड फार्म्स पड़ गया है। चूंकि भारत का सियासी निज़ाम बुनियादी तौर पर जमहूरी है, जहां एहतसाब को एक बुनियादी हैसियत हासिल है, लिहाजा हर इदारा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, कतई नजर इसके कि वहां का हुक्मरान कौन है। इसके बरखिलाफ गैर एहतसाबी निज़ाम में, जैसा कि बादशाहत और डिक्टेटरशिप में होता है, अगर कोई इदारा वक्ती तौर पर तरक्की ही क्यों ना कर रहा हो, मगर उसके ज़वाल के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद रहते हैं। इसकी एक मिसाल सोवियत यूनियन की रियासत की है। वहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतरीन था। आप देखेंगे कि उस दौर की टेक्नोलॉजी में सोवियत यूनियन बहुत आगे था, हत्ता कि वो खला में अमेरिका से पहले दाखिल होने में भी कामयाब हो रहा था। उनकी इकॉनमी अप्रोच बहुत आला थी, मगर चूंकि वहाँ सियासी निज़ाम में एहतसाब को अहमियत हासिल नहीं थी, लिहाजा गलतियों को दुरुस्त करने की सलाहियत खो देने की वजह से वो अपनी तरक्की की रफ्तार को धीमी कर बैठे। भारत के गुज़िश्ता 30-40 सालों में पाकिस्तान से आगे निकल जाने के चंद और भी बड़े असबाब हैं। मसलन सियासी इस्तेहकाम, फौज की मुल्की सियासी मामलात में अदम मदाखलत, बेहतरीन तालीमी निज़ाम, बैरूनी सरमायाकारी, आज़ाद ज़राए इबलाग और जागीरदारा निज़ाम का खात्मा। ये भी सच है कि आज भारत पाकिस्तान से आगे है, लेकिन इसके मुसल्लिमा तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह में हाइल चंद बड़ी रुकावटें भी मौजूद हैं, और इन रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट भारतीयों की गुर्बत है। एक जानिब इस मुल्क की 72% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन वो कुल कौमी आमदनी का सिर्फ 22% ही पैदा करते हैं। ये भारत के लिए मुस्तकबिल में बहुत बड़ा मसला साबित हो सकता है। मगर ये भी सच है कि भारत सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्टर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और मैन पावर बरामद करने वाला मुल्क है। दुनिया भर में भारत से ताल्लुक रखने वाले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर अपने कमालात दिखा रहे हैं। ये बात भी सच है कि भारत को तरक्की के हवाले से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे होना चाहिए था, क्योंकि वो आज़ादी के साथ ही मुकम्मल वसाइल का हामिल भी था, जबकि पाकिस्तान को वसाइल की शदीद कमी का सामना था और पाकिस्तान ने इसके मुकाबले में इब्तदा में शानदार तरक्की
ترقی کی۔ پاکستان کی ترقی کی رفتار 60 اور 70 کی دہائی میں بھارت سے کہیں زیادہ تھی، لیکن ایوب خان کے دور میں ترقی کی جو رفتار حاصل کی گئی وہ اس کے دور میں پیدا ہونے والے سیاسی عدم استحکام کے باعث عارضی ثابت ہوئی، اور بعد میں یحییٰ خان اور ضیاء الحق کے آمرانہ ادوار نے پاکستان کی اقتصادی بدحالی پر مہر ثبت کر دی۔ سیاسی عدم استحکام اور ملکی معاملات میں فوج کی مداخلت اور جاگیردارانہ نظام تو آج تک قائم ہے، اور تعلیمی نظام کا حال تو نہ ہی پوچھیے۔ لیکن پاکستان کی موجودہ صورتحال کے دو انتہائی مثبت پہلو بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ ایک کسی حد تک بیرونی سرمایہ کاری، اور دوسرا اور سب سے اہم پہلو ذرائع ابلاغ کا آزاد ہونا ہے، جس نے مشرف دور میں بہت طاقت پکڑی۔ تب پاکستان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہی تھا کہ میڈیا مشرف دور میں مکمل آزاد ہوا، اور اس چیز کا کریڈٹ پرویز مشرف کو نہ دینا زیادتی ہوگی، چاہے آزادی دیتے وقت اس کی نیت کچھ بھی ہو۔ لیکن بہرحال اس اقدام سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچنے کی امید زندہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد ہی عوامی سطح پر شعور اجاگر ہونا شروع ہوا تھا، جس کی اس وقت قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اسی چیز پر آج سب سے زیادہ پابندیاں بھی عائد کی جا چکی ہیں۔